पापा आज संडे है यानी पिज्जा डे। आज हम शाम को पिज्जा खाने चलेंगे, याद है ना? भूल मत जाना। हाँ पापा, आज तो पिज्जा ही खाना है। हाँ हाँ बाबा, याद है मुझे। वैसे भी मना करके तुम दोनों से पंगा लेने की तो मैं सोच भी नहीं सकता ना। मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है, आज शाम को जल्दी आ जाना। वैसे भी आज इतवार है, फैक्ट्री तो बंद ही है। 1-2 मीटिंग है, 4 बजे तक निपटा के बस आप लोगों की सेवा में पेश हो जाऊंगा मैं, ठीक है? तय वादे के मुताबिक सुरेश शाम को 4 बजे घर पहुंचता है और फिर चारों अपनी गाड़ी से बाजार जाते हैं। समर्थ पिज्जा खाते हुए कहता है, वाह पापा, मजा ही आ गया पिज्जा खाकर। इट्स सो यमी। ये संडे वीक में 2 बार क्यों नहीं आता मम्मा? मालती और सुरेश पलक की बात सुनकर हंसने लगते हैं। सभी मिलकर पिज्जा खाते हैं। एक काम करो, हाथ में ले लो पलक, गाड़ी में ही खा लेना। पलक पिज्जा हाथ में लेकर उसे खाते हुए गाड़ी तक जाती है, लेकिन रास्ते में उसके हाथ से पिज्जा गिर जाता है। वो रोने लगती है। मम्मी, मेरा पिज्जा गिर गया। कोई बात नहीं बच्चा, मेरे पास और है, ये लो दूसरा पीस ले लो। चारों अभी कुछ कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक बच्चा वहां आता है और गिरा हुआ पिज्जा उठाकर खाने लगता है। उस बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो बहुत गरीब है। फटे और गंदे कपड़े, बिखरे हुए बाल, वो जमीन से उठाए हुए पिज्जा को बड़े ही मन से खा रहा था। ये देखकर समर्थ और पलक उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। छी, देखो पापा, ये तो वही पिज्जा खा रहा है जो पलक से नीचे गिर गया था। इसे तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। हाँ भैया, छी, कितना गंदा है ये। और देखो इसके कपड़े भी कितने गंदे हैं, लगता है इसने तो कभी नहाया ही नहीं। समर्थ और पलक उस बच्चे की हालत पर हंसने लगते हैं। ये देखकर सुरेश को अच्छा नहीं लगता। वो उन दोनों को समझाता है, बच्चों, ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं कहते। आपके पास पापा हैं, मम्मा हैं, जो आपको अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन शायद उसके पास कोई नहीं है बेटा, इसीलिए उसे भूख लगी होगी। और जब भूख लगती है ना बेटा, तो पेट भरने के लिए इंसान कुछ भी करता है। हमें कभी किसी की भूख का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए बेटा। हाँ बच्चों, पापा एकदम सही कह रहे हैं। अपने पिता की बात को समझते हुए समर्थ पिज्जा के बॉक्स से बचा हुआ पिज्जा निकालता है और उस बच्चे को दे देता है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है और सिर झुकाकर उसे शुक्रिया कहता है। फिर समर्थ अपने पिता को देखकर कहता है, अब ठीक है ना पापा? बहुत अच्छा बेटा। अब पापा का ये सबक हमेशा याद रखना, कभी किसी गरीब की भूख का मजाक मत उड़ाना और हमेशा उसकी मदद करना, ठीक है? फिर चारों वहां से चले जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। फिर से रविवार आता है और सुरेश मालती और बच्चों को शाम को घुमाने ले जाने का वादा करके अपने काम पर चला जाता है। लेकिन उस दिन सुरेश नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी घर आती है। सुरेश घर लौट रहा था, तभी उसकी गाड़ी का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और सुरेश की मौत हो जाती है। सुरेश की मौत से मालती और बच्चों को गहरा सदमा लगता है। सुरेश के साथ उनका सब कुछ छिन गया था। मालती जैसे तैसे बच्चों की खातिर खुद को संभालती है और सुरेश के बिजनेस को खुद संभालने का मन बना लेती है। मालती सुरेश के दोस्त और बिजनेस पार्टनर कमलेश को फोन करती है। हेलो भैया, मैं मालती बोल रही हूँ। हाँ भाभी, कैसी हैं आप? बताइए, आपके क्या मदद कर सकता हूँ? भैया ये तो चले गए और समर्थ और पलक की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर ही है। मैं सोच रही थी कि मैं भी कल से फैक्ट्री आना शुरू कर दूं। भाभी, आप पहले से बहुत परेशान हैं। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको फोन नहीं किया। दरअसल सुरेश ने मार्केट से बहुत लोन ले रखा था नए बिजनेस प्रपोजल के लिए, और उसकी अचानक मौत हो जाने से अब बहुत नुकसान हो गया है। सुरेश ने फैक्ट्री में अपने हिस्से और अपने घर पर लोन लिया था। बहुत बुरा लग रहा है आपसे कहते हुए, पर सुरेश के न रहने की स्थिति में फैक्ट्री की हिस्सेदारी और आपका घर दोनों आपके पास नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो भैया? मालती जोर जोर से रोने लगती है। वो अपने घर के मंदिर में जाती है और रोते हुए कहती है, ये क्या कर दिया भगवान? पहले इन्हें छीन लिया और अब ये घर भी हमसे छीनने वाला है। इस शहर में इन बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी भगवान? मालती फूट फूट कर रोने लगती है। देखते ही देखते फैक्ट्री, मकान, गाड़ी सब बिक जाता है। मालती के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे मालती एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है। बच्चों को वो छोटा कमरा बिल्कुल पसंद नहीं आता। कमरे को देखकर समर्थ मालती से कहता है, क्या मम्मी,
अब हमें यहाँ रहना पड़ेगा। ये घर तो हमारे बाथरूम से भी छोटा है। कोई बात नहीं बेटा, पर सच यही है कि अब यही हमारा घर है। मालती बच्चों को उसी कमरे में छोड़कर काम की तलाश में बाहर जाती है। शाम को जब वो वापस लौट रही होती है तो अचानक बेहोश होकर सड़क किनारे गिर गई। लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि उसकी भी मौत हो चुकी थी। उधर समर्थ और पलक अब भी अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। भैया, इतनी रात हो गई, मम्मा अब तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहकर पलक रोने लगती है। समर्थ उसे संभालता है और कहता है, रो मत पलक, मम्मा जल्दी आ जाएगी। पूरी रात बच्चे इंतजार में काट देते हैं। सुबह होते ही दोनों अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ते हैं। भूख से दोनों का बुरा हाल था। समर्थ क्योंकि उम्र में बड़ा और समझदार भी था, लेकिन पलक अभी बहुत छोटी थी। पलक की नज़र कचरे के ढेर में पड़े चिप्स के एक पैकेट पर पड़ती है। वो दौड़कर जाती है और उसे उठा लेती है और बिना कुछ सोचे समझे उसमें पड़े चिप्स का चूरा निकाल कर खाने लगती है। ये देखकर समर्थ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपने पापा की सिखाई बात याद आ रही थी। वो चाहकर भी पलक को खाने से नहीं रोक पा रहा था। इतने में वहां कुछ बच्चों की टोली आती है। उनमें से एक बच्चा समर्थ से कहता है, क्या रे, तुम दोनों तो ठीक ठाक घर के दिखते हो रे, कपड़े भी ठीक ही पहने हैं, तो यहाँ से उठाकर क्यों खा रहे हो? इस पर तो हमारा हक है। छोटू उसी फुटपाथ पर भीख मांगने वाला एक बच्चा था जिसकी उम्र लगभग समर्थ के बराबर ही थी। समर्थ छोटू और दूसरे बच्चों को अपने बारे में सब कुछ बताता है। सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं। फिर छोटू आगे बढ़ता है और समर्थ के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चिंता क्यों करता है रे, आज से सिर्फ तेरी नहीं, हम सब की बहन है ये। चलो तुम दोनों भी हमारी गैंग में शामिल हो जाओ। गैंग? कैसी गैंग? और तुम लोग करते क्या हो? चलो तुम्हें बताते हैं। छोटू समर्थ और पलक को अपनी बस्ती में लेकर जाता है जहां दिलेक भाई नाम के एक बदमाश थे। वो उन दोनों को मिलाते हैं। छोटू दिलेक से कहता है, दिलेक भाई देखो, ये दोनों भी अपने जैसे ही हैं, कोई नहीं है इनका, तो मैं इनको यहाँ ले आया। क्या रे छोकरे, क्या सीन है तेरा? जी वो हम दोनों अपनी मम्मा को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वो लेकिन वो तो भाग गई तुम दोनों को अकेला छोड़कर। तो चिंता मत करा, दिलेक भाई की खोली भले ही छोटी हो, दिल बहुत बड़ा है, टेंशन नहीं लेने का, समझा? नहीं, मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, वो हमें छोड़कर कभी नहीं जा सकती। जरूर वो किसी प्रॉब्लम में है अंकल। रोना बंद कर रहे छोकरे, जा रे छोटू, दोनों को खोली में लेकर जा और पहले कुछ खिला विला, फिर अपना काम समझा। मैं आता हूँ जरा चौराहे से हिसाब करके। छोटू दोनों को अंदर लेकर जाता है। दिलेक मोहल्ले का गुंडा था। वो छोटे बच्चों से भीख मंगवाने का रैकेट चलाता था। छोटू भी उन्हीं में से एक था जो कि दिलेक को फुटपाथ पर लावारिस मिला था। लेकिन जब छोटू समर्थ को भीख मांगने के लिए कहता है तो समर्थ गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, नहीं छोटू, ये गलत है। मेरे पापा कहते थे भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए। मैं मेहनत से पैसा कमाऊंगा, लेकिन भीख कभी नहीं मांगूंगा। पर क्या काम करेगा रे तू? वैसे तो मुझे भी भीख मांगना पसंद नहीं, लेकिन मैं तो पैदा ही यही हुआ हूँ। दिन भर हम भीख मांगते हैं और जो कुछ मिलता है वो दिलेक भाई को लाकर दे देते हैं। उसके बदले यहाँ खोली में रहने को और खाने को मिलता है। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपनी बहन को लेकर जा रहा हूँ। छोटू, तुझे मेरे साथ चलना है तो तू भी चल। कुछ भी बोल, हिम्मत तो है तेरे में। तुझे देखकर साला मेरा भी यहाँ से भागने का मन करने लगा रे। चल फिर तेरा। रात में दिलेक जब दारू पीकर सोएगा ना, तब हम चुपचाप से यहाँ से निकल लेंगे, ठीक है? रात में जैसे ही दिलेक सो जाता है, तीनों दबे पांव वहां से निकल जाते हैं। वो कई दिनों तक दिलेक से बचते इधर उधर भटकते रहते हैं। वो तीनों ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर चले जाते हैं। समर्थ और छोटू मिलकर एक होटल में काम करने लगते हैं और एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों ने धीरे धीरे पैसे जोड़कर पलक को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। छोटू और समर्थ दिन रात मेहनत करते थे। वो लोगों की गाड़ियां साफ करते, जूते पॉलिश करते, इसके अलावा होटल में भी काम करते। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था, लेकिन समर्थ के दिल में अभी भी एक दर्द था जो उसे चैन से सोने नहीं देता था। एक दिन उसे परेशान देखकर छोटू ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? मैं देख रहा हूँ तू कुछ परेशान सा रहता है, कोई परेशानी है तो बताना मुझे। अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, पलक भी पढ़ाई में मन लगा रही है, लेकिन मुझे माँ की बहुत याद आती है छोटू, मुझे माँ को ढूंढना है भाई। ये कहकर समर्थ रोने लगता है। छोटू उसे दिलासा देते हुए कहता है, रो मत समर्थ,
हम दोनों मिलकर माँ को जल्दी ढूंढ लेंगे। समर्थ के पास अपनी माँ की एक तस्वीर थी। दोनों उसे लेकर वापस अपने शहर आते हैं और मालती की तलाश में लग जाते हैं। फिर एक आदमी से छोटू को मालती के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है। वो उदास मन से समर्थ के पास आता है। समर्थ उससे पूछता है, क्या हुआ छोटू, माँ के बारे में कुछ पता चला? छोटू समर्थ को उसकी माँ की मौत के बारे में बताता है। दोनों उस आदमी के बताए हुए अस्पताल में जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि मालती की मौत काफी वक्त तक भूखा रहने की वजह से हुई थी। समर्थ ये सब जानकर बहुत रोता है। छोटू उसे दिलासा देते हुए कहता है, मत रो भाई, ऐसे कमजोर पड़ेगा तो पलक को कैसे संभालेगा मेरे भाई। समर्थ अब पहले से भी ज्यादा मेहनत करता है। वो हर हाल में पलक को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। ऐसे ही कई साल निकल जाते हैं। पलक पढ़ाई पूरी कर एक सरकारी टीचर बन जाती है। समर्थ और छोटू मिलकर अपना होटल चलाने लगते हैं।